हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया के ऊपर। अब तक हम बात कर चुके हैं पूरी कंप्लीट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लास्ट के टॉपिक बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसको आप इस चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स और साथ साथ केमिस्ट्री की इजी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी टॉपिक्स की। आप कंप्लीट वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए क्या टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। एक ये सब्सटेंस होते हैं, जैसे जनरल सब्सटेंस आपने देखा होगा, जैसे कि ये पेन देखा है, ऐसा ही डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। बस इसमें एक फर्क होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। कैसे समझाऊं, ऐसे समझो। ये पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, टाइट बॉन्ड होता है। अगर टाइट बॉन्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की मोशन भी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, इंसुलेटर। आपको पता है कंडक्टर कब कंडक्टर होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है तब वो कंडक्टर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन ना हो तो वो क्या होगा, इंसुलेटर। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स एक टाइप के क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद किसके साथ, न्यूक्लियस, एंड दीज बिहेव्स एज लाइक ए इंसुलेटर। और किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। तो क्या लिखेंगे, दीज आर द सब्सटेंस, these are the substance in which electrons are tightly bound with nucleus. So these behave like insulator. किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स। कौन कौन से सब्सटेंस बताए जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है किससे, न्यूक्लियस से, और किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। इसके बाद ये होते हैं टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सेकंड जो होता है वो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर पोल्स हो। पोल्स का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो, नेगेटिव चार्ज। ऐसा कब हो सकता है, जब क्या करे, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मान लिया पोलर कब होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों के बीच डिस्टेंस होनी चाहिए, तब होगा। अगर पॉजिटिव भी यहीं पे और नेगेटिव भी यहीं पे, तो एक दूसरे को कैंसिल करके कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस अलग अलग चार्ज। तो क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि क्या कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो एक ही जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग जगह पे होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। द सेंटर ऑफ मास of positive charge does not coincide with center of mass of negative charge. So they have separation between positive and negative charge. तो इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होती है, सेपरेशन। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच सेपरेशन D। और ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। और डाइपोल की हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन। और इसका एग्जांपल हम लेंगे H2O भी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। उसी प्रकार इसका एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, दोनों के बीच में डिस्टेंस, और ये किसका भी काम करेगा, डाइपोल का भी काम करेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास ये रहा, नेगेटिव का ये रहा, दोनों एक ही जगह के ऊपर नहीं है। अगर ये कोइंसाइड कर जाए, यहाँ पे लिखा डज नॉट कोइंसाइड, अगर दोनों कोइंसाइड कर जाए तो कौन सी हो जाएगी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया दूसरे पॉइंट में, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम नॉन पोलर
डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of mass of negative charge and there is no separation between positive and negative charge। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई भी सेपरेशन नहीं है, यानी कि जब सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड कर जाएगा सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के साथ, तो उसके बीच कोई सेपरेशन नहीं रहेगी। उनको हम कैसे कहेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, दोनों के बीच डिस्टेंस है तो पोलर। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो, और एक दूसरे को कोइंसाइड करके डाइपोल मोमेंट भी जीरो, तो जीरो होने के कारण ये कैसी हो जाएगी? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये बात थी। अब मैं क्या करता हूं, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को भी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को भी पोलर बनाया जा सकता है, यानी कि अब हम काम शुरू करेंगे इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बनाने का। अब तक ये कैसी थी? नॉन पोलर, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज रहा और यहीं पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं। मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ली जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह के ऊपर है। अब मैंने इसके ऊपर कौन अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं? चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। मान लिया जाए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज रख दूं तो इस तरफ मूव करेगा, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इसी प्रकार ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज पुट करूं तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये बात पहले ही बता चुका हूं। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। तो इसी प्रकार क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और नेगेटिव चार्ज इस तरफ, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डी। मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसी बन गया? पोलर। ये नॉन पोलर थी, किसमें कन्वर्ट होगी? पोलर। और यहां पे हमने क्या लिख रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताइए मेरे को बच्चों, जब मैं दोनों चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहा हूं तो इनके बीच फोर्स होगा जो हमने लगाया है, और दूसरा फोर्स किसका होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कुलाम्स लॉ ने बताया था कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच हमेशा क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब ये जो डी सेपरेशन कब तक बढ़ेगी? जब तक बढ़ेगी जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स और इन दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के द्वारा दोनों बैलेंस ना हो जाए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ना कम हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। क्या बताया? एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा जो हमने बाहर से लगाया, एक फोर्स कौन सा? इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और एक F इज इक्वल टू में Q इंटू E, और ये कौन सा? K Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो डी डिस्टेंस बढ़ना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो क्या कहेंगे? डिस्टेंस इंक्रीज अंटिल कब तक? अंटिल फोर्स इज इक्वल टू में Q इज बिकम इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये फोर्स जैसे इसके बराबर होगा दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसके कारण एक नया डाइपोल इंक्लूड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बारे में मैं बता देता हूं, ये मैंने साफ कर दिया। तो ड्यू टू दिस देयर इज न्यू डाइपोल is called induced डाइपोल। उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। नया डाइपोल जो आया वो क्या होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। और इंड्यूस्ड डाइपोल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में एल्फा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और ये कौन है? एल्फा है, ये एल्फा, और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। क्या कहा मैंने? जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो उसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो उसी के कारण एक नया डाइपोल इंक्लूड हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। अब P जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में एल्फा, और ये कौन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। जब ये हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन E इंटू एल्फा, और एल्फा क्या होती है यहाँ पे? पोलराइजिबिलिटी। मतलब वो
जो पर्टिकुलर सब्सटेंस था वो कितना पोलराइज हुआ उसको कौन बताता है, अल्फा बताएगा। अल्फा क्या है यहाँ पे, पोलराइजिबिलिटी वो, और ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा। ये कौन है, परमिटिविटी ऑफ, कौन है ये, परमिटिविटी ऑफ, पहले से ही वाकिफ हो, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। दूसरा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है बच्चों ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अल्फा पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, कोई सब्सटेंस कितना पोलराइज हुआ वो बताएगा अल्फा। मान लिया जाए ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, इसको मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जी, ये कितना पोलराइज होगा, कितनी इन दोनों के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होगी वो क्या बताएगा, अल्फा। मतलब ये क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, कितना वो सब्सटेंस पोलराइज हुआ उसका एक्सटेंट जो बताएगा वो कौन बताएगा, अल्फा बताएगा। ये थी हमारी डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसके बाद जो हम बताएंगे वो क्या करेंगे, इसका जो है कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट देखेंगे पैरेलल प्लेट की, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे हम इसका। तो देखिए सबसे पहली जो बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स जब उसके अंदर प्रेजेंट होगी तो कैसा इफेक्ट डालेगा, ये बातें अब हमें करनी है। देखिए सबसे पहले हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये कैपेसिटर की पूरी, ये कैपेसिटर की कैसी प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी। जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी थी, एक ये पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट थी, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी आई थी वो कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, जब इसके अंदर एयर थी, सिर्फ कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स अप्लाई नहीं की थी। अब हम क्या करते हैं, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। अभी अभी हमने जो पढ़ी है वो डाइलेक्ट्रिक्स इन दोनों में पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मैंने डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी इसके अंदर, ये एक डाइलेक्ट्रिक्स का टुकड़ा डाल दिया जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। इसकी थिकनेस कितनी हुई, टी। देखिए पहले ये टुकड़ा नहीं था तो एयर थी हर जगह, अब हमने क्या डाल दिया, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया, ये डाल दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक्स जिसकी थिकनेस क्या है, टी। इतनी थिकनेस होगी टी के बराबर। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इंड्यूस्ड के कारण क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पहले ही मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो कि किसके बराबर होगी, ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से लेके कहां तक होती है, नेगेटिव तक। तो ये रहा इस तरफ डायरेक्शन ई नॉट, क्यों, क्योंकि ये एयर वाला है, ये बाहर वाला कौन है, एयर वाला। इसी प्रकार पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये क्या हो जाएगी, ई। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, और इसको किससे डिनोट करेंगे हम, ई से डिनोट करेंगे। ये रहा ई के बराबर हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो क्या करना है, सबसे पहले लिखना हमें, लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor and a dielectrics of thickness कितनी थिकनेस, T is placed in the parallel plate capacitor। सबसे पहले हमने क्या माना, दो पैरेलल प्लेट मान ली, उन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस टी है वो डाल दी, ये डाल दी। ये बच्चों लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम ले रहे हैं वो यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या दिया, तभी एग्जामिनर आपको नंबर दे पाएगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं दे पाएगा। इसके बाद देखिए इसको सोल्व करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, देखिए वो हम बात अब यहाँ पे करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, V बाय डी। यहां पे मैं एक रिलेशन बताता था माइनस के dv बाय में dl। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में मैंने क्या बताया था, रिलेशन। मेरी जो वीडियोज है वहां पे आपको ये मिल जाएगा, जो नए बच्चे पीछे वाली जाके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जब आप जाकर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाय dl के बराबर होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू ये dl डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, d है।
मतलब अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, हमें पहले ही बता चुका हूं, जब मुझे कैपेसिटी निकालनी हो तो मैं क्या बाय वी करता हूं और मैं वी चाहिए। जब स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली तब भी वी निकाला था, जब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी निकाली तब भी वी, और इसके नीचे पुट कर दिया। अब भी हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, और पोटेंशियल को लेने के लिए E इक्वल टू में V बाई डी। क्यों लिया ये सब, ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि पोटेंशियल है, हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, D ये रहा, तो क्या हो जाएगा E इंटू डी। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का, जो एयर में है वो, फिर डिस्टेंस एयर की जो एयर के साथ है, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का, जो हमने थिकनेस डाली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिस्टेंस किसकी, मीडियम की, इसकी कितनी थिकनेस है वो बात आई समझ में। देखिए ये E इंटू डी पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के दो पार्ट है, एक तो एयर वाला पार्ट, एक थिकनेस वाला पार्ट। तो सबसे पहले E एयर वाला लिख लेता हूं, D एयर वाला लिख लिया हमने, ठीक है। फिर E मीडियम इसके लिए लिखा, D मीडियम इसके लिए लिखा। अब देखिए बात करते हैं, तो अब V हो जाएगा हमारे पास E एयर में कितना, E नोट, ये रहा E नोट। डिस्टेंस एयर में कितनी है, इस D में से अगर मैं T घटा दूं तो एयर वाली डिस्टेंस बच जाएगी ना, थिकनेस T डाल दी D में से, तो D में से मैं क्या कर दूं, T माइनस D माइनस T, प्लस में E मीडियम का, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और D मीडियम का ये रही थिकनेस T के साथ है। अब हमने क्या निकाला, V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T प्लस E इंटू T के बराबर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो E नोट बाय में E, ये किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। ये फार्मूला मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि E नोट बाय E किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। अगर मैं यहां पे निकालूं E की वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E नोट बाय K, E नोट बाय K, यानी कि मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, E की वैल्यू, तो E ऊपर जाएगा, K नीचे, तो E नोट बाय K। अब मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे पुट कर देता हूं, इस E की वैल्यू को, इसको यहां से मैं साफ कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं। देखिए अब क्या होगा, V E नोट D माइनस T, ये थिकनेस के साथ, प्लस में E की जगह कौन रखूंगा, ये रख दिया E नोट बाय में K, और इसके साथ थिकनेस T है ही पहले से, ये भी T ऐसा ही लिख लो, ठीक है। इतनी बात होगी। E नोट यहाँ पे भी है, E नोट यहाँ पे है, कॉमन ले लो, D माइनस T प्लस T बाय K, ये इक्वेशन होगी, और ये किसके बराबर आ गया, V के बराबर। E नोट दोनों जगह से कॉमन, E नोट कॉमन ले लिया तो D माइनस T, ये रहा, प्लस T बाय K के बराबर हो जाएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं। इसके बाद देखिए बच्चों, E नोट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। मैंने गॉसेस लॉ की 6th एप्लीकेशन बताई थी, उसके लिए 3 केस थे, एक P पॉइंट के ऊपर, एक Q पॉइंट के ऊपर, एक R पॉइंट, और इसके लिए स्पेशल केस था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन थी। मेरे पीछे वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहां पे देखोगे कि सिग्मा की वैल्यू जो है, E की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस E नोट की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, तो V इज इक्वल टू मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K के बराबर हो जाएगा। अब जो सिग्मा होता है वो Q बाय A होता है। सिग्मा क्या है, यहां पे होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3 डेंसिटी होती है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम ले रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया, सरफेस एरिया, चार्ज बाय एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू Q बाय A, ये भी यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो V इज इक्वल टू मैं Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कौन बचा, D माइनस T प्लस T बाय में K। ये किसकी वैल्यू होगी, ये वो वाला T लिख देते हैं हम, ये वाला, क्यों, हम पीछे से यही लेके आए। ये हो गया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, ये अपने उतार ले आओ। अब हमें चाहिए कैपेसिटी C डैश, C तो हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जब खाली था, जब इन दोनों के बीच एयर थी, ये तो है, तो C डैश किसकी हो जाएगी, Q बाय V के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर 2 में V की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या कहेंगे, पुट फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में पुट कर दो। देखिए पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, C डैश इज इक्वल टू मैं Q बाय में V। अब V की वैल्यू ये रही, V की वैल्यू क्या है, Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से देखिए Q ये रखा, ये नीचे था तो ऊपर चला गया, साथ में ये रहा D माइनस T प्लस T बाय में K, D माइनस T प्लस T बाय K के बराबर हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C डैश कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D माइनस D प्लस
डी माइनस टी इंटू टी बाय में के, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी डैश, ये सी डैश आया और सी ये रहा हमारे पास, सी इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। अब देखिए डी में से माइनस टी प्लस टी बाय के हो रहा, मतलब कोई फैक्टर माइनस जा रहा है, मतलब ये फैक्टर इसमें से माइनस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये डी की वैल्यू क्या हो रही है कम, तो कैपेसिटी क्या हो रही है इंक्रीज। फिर से बता रहा हूं, देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, ठीक है अच्छी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है डी माइनस टी, मतलब डी का कोई फैक्टर घट रहा है, जब डिस्टेंस घटेगी तो सी क्या होगी इंक्रीज, मतलब जब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से फिल करूंगा तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कैपेसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स के कारण क्या हुई, कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कैसे, डी में से कोई फैक्टर घट रहा, ये घटेगा तो ये होगा बढ़ेगा। अब कह सकते हो कि टी बाई के भी तो रहा, ये ऐड भी तो रहा, तो बच्चों आपको देखने को मिल रहा है जब टी बाई के किया मैंने, टी बाई के कांस्टेंट है, मतलब मान लिया जाए थिकनेस हमारी 2 और के की वैल्यू हमने ले ली, वाटर ले लिया, ग्रीसनेस जिसकी वैल्यू 80, तो ये फैक्टर बहुत नेग्लेक्टिंग है, इसका कोई काम नहीं है, ये बहुत ही क्या है नेग्लेक्टिंग फैक्टर, बहुत ही छोटा फैक्टर है, इसलिए ये फैक्टर इसके ऊपर नहीं डालेगा। डी माइनस टी होने के बाद कैपेसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, आप ये भी बात पूछ सकते हो कि सर आपने टी थिकनेस की डाली डी में, अगर मैं इसको पूरी को फिल कर दूं, कंप्लीट को फिल कर दूं, अगर डाइलेक्ट्रिक से, पहले तो हमने इतना ही फिल किया, अब मैं कंप्लीट को फिल कर दूं, तो देखिए यहां पे मैं केस बना देता हूं एक, इफ वी, ये स्पेशल केस, इफ वी completely fill the parallel plate capacitor with dielectrics, अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल कर दूं इस पूरी को, मतलब ये जो T है ये किसके बराबर हो जाएगा D, मतलब जो जितनी थिकनेस है T वो D के बराबर हो जाएगी, कंप्लीटली फिल कर दिया। तो मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूं, T की वैल्यू D पुट कर देता हूं, देखिए यहां पे पुट कर देता हूं मैं, तो C डैश एप्सिलॉन नॉट A बाय में D और T की जगह B माइनस D प्लस में D बाय के, जहां जहां टी था मैंने क्या पुट कर दिया, डी पुट कर दिया, तो क्या होगा डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सी डैश कितना हो जाएगा, ये के एप्सिलॉन नॉट ए डी बाय में के था वो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये रखा मैंने, देख पहले ये रखा था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या है सी, एप्सिलॉन नॉट जिसको मैं साफ कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की वैल्यू क्या है सी, तो इस पूरे की जगह में क्या पुट कर दूं सी, तो सी डैश इज इक्वल टू में के इंटू सी, मतलब जो नई कैपेसिटी आएगी वो के टाइम्स होगी सी के, मतलब इससे ज्यादा होगी, मतलब कैपेसिटी क्या होगी इंक्रीज। पहले वाली कैपेसिटी है सी और सी का के टाइम्स होगा कौन, सी डैश जो नई कैपेसिटी आई है, जब इसको कंप्लीटली फिल कर, अगर मुझे के निकालना है तो क्या आ जाएगा सी डैश बाय सी, न्यू कैपेसिटी बाय माय ओल्ड कैपेसिटी का रेशियो, उसी को हम क्या कहते हैं के कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट कहते हैं, ये के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सी डैश बाय सी के बराबर। ये बात थी जब हमने नॉन कंडक्टिंग जो डाइलेक्ट्रिक्स डाली, नॉन जो कंडक्टिंग होती है यानी कि जो कंडक्ट नहीं कर सकती वो डाइलेक्ट्रिक्स जब हमने डाली तो हमारे पास रिजल्ट आया ये, यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक्स को उसके अंदर रखता हूं। इसके बाद हम सेकंड केस लेंगे, इफ अगर हम जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो क्या ले ले कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब कोई मेटल ले ले, कोई मेटल का केस पढ़ ले हम यहाँ पे, अब क्या तो क्या करेंगे, तो अब दूसरा जो केस है वो देखेंगे अफेक्ट ऑफ कैपेसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स। पहले कौन सी ली थी नॉन कंडक्टिंग्स, अब कौन सी लेंगे हम कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, मतलब ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और दूसरी इसकी कैसी हो जाएगी नेगेटिव प्लेट। अब इसमें जो हमने डाला ये थिकनेस टी के साथ ये कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स है, कैसे ही ये कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब ये कंडक्टर है, तो ये टी थिकनेस। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होता है ई नॉट, आपको पहले ही बताया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। अब इसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा।
अब ये बात कैसे हुई, मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो कंडक्टर के अंदर नहीं होता, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। एप्लीकेशन बताई थी मैंने, मान लिया जाए कंडक्टर है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं तो इसके आउटर साइड के ऊपर वो रेजिड्यू हो जाता है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है। इसी प्रकार मैंने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन भी बताई थी, ड्यू टू सेल के कारण सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था जीरो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है समझा भी सकता हूं, पर वो मैं इसके बाद समझाऊंगा। तो आपको यहां समझ आ गया होगा कि जो सेल होता है या कंडक्टर होता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो आप उससे पहले लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए डिस्टेंस d एंड ए डाइलेक्ट्रिक्स, ए कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ ए थिकनेस t इज प्लेस्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स विद थिकनेस t इज प्लेस्ड इन द किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। इसी प्रकार हम कहां से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे, सेम डेरिवेशन, बिल्कुल डिटो, कोई चेंज नहीं है। v बाई डी, अगर मैं v निकालू तो e इंटू डी, मतलब v इज इक्वल टू मैं e एयर के लिए, d एयर के लिए, प्लस में e मीडियम के लिए और d मीडियम के लिए सेम। अब आपको पता है ई मीडियम के लिए तो जीरो है, मतलब ये फैक्टर जीरो, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो पोटेंशियल ई एयर का कितना है, ई नोट, डी एयर का कितना बचेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। अगर मैं इसमें से टी घटा दूं तो एयर का बचेगा डी माइनस टी के बराबर। ये हमारे पास टी थिकनेस ले ली हमने, ऐसे वाला ले लिया हमने टी थिकनेस। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नोट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होती है, ये पहले ही बता चुका हूं, स्पेशल केस था, गॉसेस लॉ के सिक्स्थ एप्लीकेशन, टू प्लेट्स के लिए निकाला, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी के बराबर हो गया। अब इसके बाद सिग्मा जो होता है वो चार्ज बाय एरिया, कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी बात पहले बता चुका हूं, आपको समझ आती होगी। v और सिग्मा की वैल्यू पुट की, क्यू बाय में a एप्सिलॉन नोट इनटू डी माइनस टी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर कौन होगी हमारे पास, फर्स्ट होगी, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब सेकंड इक्वेशन में हमें कौन चाहिए, सी डैश, और सी डैश की वैल्यू क्यू बाय वी। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब कैपेसिटी निकालनी हो तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं और पोटेंशियल के बाद इसमें पुट करते हैं। तो बच्चों अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल एमएस पथेरिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं जो आज टॉपिक आपको जो लास्ट के जो इसमें टॉपिक है वो बता रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या अफेक्ट होता है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने देखा अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए सी डैश इज इक्वल टू माई क्यू, और इसमें v की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू, ये ऊपर जाके a एप्सिलॉन नॉट और यहां पे बचेगा d माइनस टी। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं इसको साफ कर रहा हूं, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सी डैश कितना होगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट a बाय में d माइनस टी, और c की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d। देखिए एप्सिलॉन नॉट a बाय d और यहाँ पे d माइनस टी, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ये कम हो रहा है तो कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कैपेसिटी इंक्रीजेस। यानी कि हमने जब पहले नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स डाली थी तब भी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, जब हमने कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स डाली तब भी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमेशा इंक्रीज होती है अगर मैं उसमें डाइलेक्ट्रिक्स डालूं, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो। ये बात हमारे पास सामने निकल के आई है। यहां से क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों बोर्ड में, क्या पूछा जाएगा कि हमने कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स डाली, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आप कहिएगा जी हाँ, तो आप बताइएगा कि चाहे हम उसके अंदर कंडक्टिंग डालें चाहे नॉन कंडक्टिंग डालें, हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसके बाद क्या कहेंगे हम, स्पेशल केस, वैसे ही कंप्लीटली फील्ड, किसके लिए लेंगे हम, कंप्लीटली फील्ड के लिए, मतलब अगर मैं उसे कंप्लीट कर दूं, मतलब ये टी है इस पूरे में आ जाए तो यहाँ पे टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी। और अभी अभी सी डैश निकाला था हमने, एप्सिलॉन नॉट a बाय में डी माइनस टी, ये निकाला था, मतलब टी की जगह क्या पुट कर दूं, डी। तो सी डैश एप्सिलॉन नॉट a बाय में डी माइनस डी
मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाय में 0, और एप्सिलॉन नॉट ए बाय में 0 मतलब इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक्स जो कि कंडक्टिंग है उससे इसे कंप्लीटली फिल कर दूं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो उसकी कैपेसिटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो इंफिनिटी के बराबर हो जाएगी, इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट निकाला, ये निकाला कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे हम, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के कारण पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज, चाहे वो कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग से कंप्लीटली फिल कर दूं तो वो इंफिनिटी के बराबर हो जाती है। तो बच्चों अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक कौन सा पढ़ा, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स और टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जिसमें कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स ली और नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स ली। तो बच्चों इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन और है, और वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे कि एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही कितनी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सहन कर पाता है, इसको टॉलरेट कर पाता है जब तक ये ब्रेक डाउन ना हो। यानी कि जिसके बाद इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सहन ना हो, इस पूरे क्रिस्टल का क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो तब तक की वैल्यू को क्या कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द सब्सटेंस, जो उस सब्सटेंस के द्वारा टॉलरेट की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेट बाय substance before इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी कि इसके इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली टूटना। अगर मैं उसके बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये सब्सटेंस और ज्यादा पोलराइज नहीं होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द सब्सटेंस बिफोर इस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है कोई भी जो उपकरण होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो वहां पे 10% प्लस माइनस सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। यानी कि वो अपनी औकात से जितना उसका जो होता है सहन करने की, टॉलरेट करने की टेंडेंसी होती है उससे 10% ज्यादा भी कर सकता है, उससे 10% कम भी कर सकता है। कोई भी जो उपकरण, कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे वहां पे 10% सेफ्टी मेजर्स हम रखते हैं। ये बात ही हमारी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हमने बात की थी। अब डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक और आपके सामने डिस्कस करता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। क्या बताया मैंने, E इज जीरो इनसाइड कंडक्टर। ये बात मैं आपको पहले भी अभी मैंने यूज की थी पहले वाले डेरिवेशन में, उसको बता देता हूं कि मान लिया जाए ये एक कंडक्टर है, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पास कर दिया, ऐसे पास हो गया, ये था E एक्सटर्नल, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक चलता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर जाती है, मतलब ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव हो तो इस तरफ कौन आ जाएगा, नेगेटिव, इस तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव। इंडक्शन के कारण ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, पॉजिटिव। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, इंटरनल, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, एक्सटर्नल, जो इसके साथ। और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई टी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस। तो दोनों की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने के बाद जो इस पूरे कंडक्टर की सिचुएशन ये हो जाएगी ऐसे। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बचा और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी कंडक्टर को बाहर से चार्ज दे दूं, बाहर से मैं क्या दे रहा हूं, चार्ज, तो इसकी आउटर बाउंड्री पे, मान ले मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर रहेगा अंदर जो चार्ज होगा जीरो। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए
E n ds over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge। ये क्या था? गॉसिस लॉ, पहले पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस इंटीग्रल ऐसा होता तो सरफेस इंटीग्रल बता दो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो, मतलब ये क्वांटिटी जीरो, मतलब क्या हुआ है एप्सिलॉन नॉट जीरो। अगर मैं क्या निकालू तो ये जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या होगा, किसके बराबर होगा, जीरो के मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो बच्चों ये थी तुम्हारी फर्स्ट यूनिट। इसके बाद मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूं जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो वहां पे आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करते रहिएगा और जरूर करते रहिएगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएंगी।